हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए एनुअल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से किए होंगे। तो मेरे भाई, आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे उसको टैकल करना है। देखिए, आपको पहले ही हम बता दें कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, सबसे पहले आप खुद टैकल करें। क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, हमें नहीं देना है। हम केवल आपको सिखला सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो आपको खुद फेस करना है। तो एग्ज़ाम अगर आपको खुद फेस करने हैं, तो सबसे पहले आप खुद बनाएँगे क्वेश्चन को और खुद बनाने के बाद ही यहाँ से सॉल्यूशन को आप कॉपी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को आप समझ गए होंगे। देखिए, एनुअल पेपर आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि आप इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट करके जाएँ, क्योंकि आपका पेपर इसी के आधार पर आने हैं और एनुअल पेपर आप सॉल्व करके जा रहे हैं। और आपने अगर देखा होगा मेरे प्रैक्टिस सेशन का, चाहे आप मैथ का सॉल्व कर रहे हो या आप साइंस का, आप कहीं भी सॉल्व कर रहे हो, आप देखिएगा कि एनुअल पेपर से आपके अधिकतर क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनुअल पेपर को सॉल्व करके जाएँ। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन से आरंभ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना रहे होंगे, उसमें अच्छे नंबर आप ला रहे होंगे टेस्ट लगा-लगा कर। अभी आप जितना प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए बेहतर है। चल, ये रहा। 15 1 नंबर क्वेश्चन है कि cos 25 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री का होल पावर 2 माइनस sin 15 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री का होल पावर 2 है। तो पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होंगे। ठीक है, चल। अगर कोई भी मेरे भाई आप नहीं देखे हैं इसके पहले 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आप अवश्य जाकर देखेंगे। ठीक है, चल। देखिए मेरे भाई, आपको पता है कि सर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे कि कॉस थीटा होता है। ये पता है आपको। इसी तरीका से अगर कहा जाए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा होता है। लेकिन इसी तरीका से अगर हम आपसे कहें कि अगर प्लस का साइन आ जाए, यानी कि आपका वैल्यू 90 प्लस थीटा यानी 90 से बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? तब हम उसे साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट का ये वैल्यू हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक दोनों कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा 90 पर तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो हम इसे लिखेंगे कॉस थीटा। जब यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा आ जाए, तो आपको क्या लिखना है? तो देखिए, कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो मेरे भाई, ये पहले ही निगेटिव चढ़ जाते हैं, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब जब ये आएगा इसका उत्तर, तो माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। और कॉस 90 प्लस थीटा किस में? 90 पर है तो चेंज होगा किस में? साइन थीटा में। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है? माइनस का साइन थीटा हो जाता है। तो अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखिए, cos 75 डिग्री है। अगर cos 75 डिग्री है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर इसे cos 90 माइनस 15 डिग्री लिख दीजिए। क्या ये अभी भी cos 75 डिग्री है या नहीं है? है, बिल्कुल है। अपॉन नीचे में उसी को छोड़ देते हैं, साइन 15 डिग्री। अब यहाँ से इसको हम रफ कर रहे हैं। चल, देखिए, बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन 15 डिग्री को हम चेंज कर देते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर cos 75 डिग्री होगा।
अभी अभी हमने पढ़ा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि sin थीटा होता है। थीटा की जगह पर क्या है 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री। नीचे में क्या है sin 15 डिग्री है, हो गया माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और थीटा की जगह पर क्या है 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री अपॉन क्या हो गया cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री। cos 75 से cos 75 गया, sin 15 से sin 15 भी गया, तो यहाँ क्या बचा 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। तो इसके सही आंसर कौन से होंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 0 वाला होगा। कौन सा होगा 0 वाला। अब 0 वाला अगले पेज पर होगा। चल ये रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए हम आपको इस तरीका से पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। हमारे सामने सब कोई बराबर है, इस वजह से हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता और आपको एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाने हैं, फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो यहाँ के लिए आपको सोचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है चल 52 नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 इंटू टेन 60 डिग्री। तो यहाँ केवल वैल्यू रखना है। कॉस 60 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर √3/2 होता है, तो √3/2 हो गया। इंटू इंटू है टेन 60 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर √3 होता है, तो √3 हो गया बराबर। देखिए ये 1/2 ऐसे ही लिख लेते हैं 1/2। तीसरा और ये चौथा है, तीसरा रहेगा ऐसे ही, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, और इंटू में क्या है √3 है, तो ये रहा √3। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या बना 1, और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चल क्वेश्चन है यदि cosec फाइव माइनस cot फाइव y है तो cot फाइव का वैल्यू क्या होगा। cosec फाइव माइनस cot फाइव इक्वल y है, तो cot फाइव का मान क्या होगा। चल 53 का देख लेते हैं आंसर। चल समझते हैं। मेरे भाई आपको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी होता है, यानी कोसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। और एक बार हमें क्या करना होगा घटाना, यानी ए माइनस बी है, तो यहाँ से कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा हो गया। हमने यहाँ तक कर लिया। इक्वल में क्या है 1 है, तो इक्वल में हमने 1 कर लिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें निकालना होगा, तो लेकिन कॉसेक थीटा माइनस कॉस कॉट फाइव, ये देखिए फाइव है हम थीटा ले लिए कोई मतलब नहीं बनता, तो इसके जगह पर क्या हम लिख दें वाई लिख देते हैं। ये हमारा पूरा क्या बन गया वाई, तो यहाँ से क्या बना, तो आप कहेंगे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू वाई बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर निकाले तो क्या होगा, तो ये 1 है और ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा भागा में चला जाएगा, तो ये भागा में चला गया। ठीक है हमको निकालना है कॉट फाइव, यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो, ये हमारा सेकंड हो गया, और ये हमारा इक्वेशन पहले से दिया हुआ था तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं एक पास लाते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, तो आप कहेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई हो गया। इसको हम घटा देते हैं, इसको क्या करते हैं घटाते हैं, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं। घटाने पर ये माइनस हम अलग पेन से यूज कर लेते हैं। चल ये रहा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कॉसेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा माइनस का दोनों गया। यहाँ से प्लस प्लस कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 2 कॉट थीटा हो गया
बराबर यहाँ से क्या हो गया 1/y और माइनस का y हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 cot थीटा बराबर एलसीएम कितना होगा y होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से cot थीटा को यहीं छोड़ते हैं, 2 को नीचे लाते हैं तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि ये आंसर कहाँ पर दिख रहा है, हमें चाहिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर नीचे में 2y, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चल, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कोसेक 30 का मान किसके बराबर है, साइन 30 के बराबर है, कोसेक 60 डिग्री के बराबर है, या सेक 60 के बराबर है, या सेक 30 डिग्री के बराबर है। देखिए इतनी बात तो हमें पता है कि साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा यानी कि साइन 30 डिग्री जो होगा, अगर हम लिखें साइन 30 डिग्री, ये बराबर होता है किसके, तो आप कहेंगे कि सर cos 60 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों वैल्यू क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहीं से कह सकते हैं कि सर cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री बराबर होगा किसके, तो आप कहेंगे cos का उल्टा sec होता है, तो sec 60 डिग्री के बराबर। तो इसका आंसर किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर sec 60 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ। तो इस तरीका से आप सोचकर बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आपको पता चला कोई बात नहीं, तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। चल, cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। cosec 30 का मान क्या होता है 2 होता है। sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। cosec 60 डिग्री कितना होता है, तो आप कहेंगे 2/√3 होता है, तो 2/√3 हम लिख लिए। sin 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, तो हमने 2 लिखा। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। तो यहीं से देखिए कि जो cosec 60 है वो sec 30 डिग्री के बराबर है, और जो cosec 30 डिग्री है वो sec 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से भी हमारा आंसर अलग नहीं आया, वही आंसर आया है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए 2 cosec 3 थीटा दिया है, 2 cos 3 थीटा है बराबर 1 है। तो सबसे पहले आप बात समझिए कि इस 2 को हम नीचे लाते हैं, तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब आप ही बताइए कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos में किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कि सर 1/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर cos, लिख सकते हैं 60 डिग्री, कितना लिखेंगे cos 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए cos से cos ये तुलना, मेरे भाई यहाँ कटता नहीं है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं इसको काट देते हैं, लेकिन समझिए कि यहाँ तुलना होता है। cos cos के जगह पर 3 थीटा की जगह पर क्या आया 60 डिग्री, यानी कि 3 थीटा जो है वो किसके बराबर है 60 डिग्री। तो थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 60/3 होगा, यानी कि 20 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चल, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन बी इक्वल a/b, तो कॉस बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है। एक हमने ये ट्रायंगल बना लिया, यहां से साइन बी जो होता है, यहां से हम कह सकते हैं कि साइन बी
किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर P अपॉन H होगा। तो इसको हमने A माना, इसको B, इसको C माना और इसको B मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, ये B हो गया। यहाँ से देखिए इसके P के जगह पर क्या है, तो आप कहेंगे A है, H के जगह पर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर B है, क्या है, B है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि पाइथागोरस से H का स्क्वायर यानी B स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर यानी A स्क्वायर। तो ये हमारा B का वैल्यू आ गया। अब cos B कितना होता है, तो आप कहेंगे सर B अपॉन H होता है, B अपॉन H होता है। B का वैल्यू कितना आया, तो आप कहेंगे कि B का वैल्यू है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का अंडर रूट। और H का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि सर H का वैल्यू B है, तो अपॉन क्या हो गया, B। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है यदि टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि टेन ए और कॉट ए का जब सम 2 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो इतनी बात समझिए कि टेन और कॉट का मैक्सिमम वैल्यू टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, चल साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। यानी कि जब टेन 45 1 होता है, क्या हम इसे टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री बराबर 2 लिख सकते हैं। अब ए की जगह पर क्या है, 45 डिग्री, यहाँ भी ए की जगह 45, कॉट टेन 45 1, कॉट 45 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब है कि थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। थीटा किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, जब टेन स्क्वायर 45, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2। तो इसका भी सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब यहाँ से एक चीज और आप समझे मेरे भाई, यहाँ से आपको एक चीज और हम समझा रहे हैं कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना चाहिए। देखिए आपको पावर देखना है और पावर का रेशियो देखना है। जैसे यहाँ भी 10 के पावर 1 है पावर, और यहाँ भी कॉट के पावर 1 है, यानी कि पावर सेम है। पावर क्या है, सेम है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिए कि जो इसका वैल्यू होगा, जो इसका वैल्यू होगा वही अगले का भी होगा। यहाँ भी पावर देखिए क्या है, सेम है। इसको जब पावर कैंसिल करेंगे तो 1 और 1 ही बचेगा, क्योंकि दो दो है। तो पावर क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो यहाँ से भी इसके उत्तर कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ये शॉर्टकट हम आपको सिखला रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी अभी भी आंसर होगा। तो शॉर्टकट कभी कभी आपको फायदेमंद भी दिला सकता है, और आप नहीं जानते हैं तो आपको नुकसान भी दे देगा। चल क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। देखिए भुज का अर्थ है कि एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष पर दूरी, और कोटि का अर्थ क्या है, वाई अक्ष पर दूरी, वाई अक्ष पर दूरी। तो हमसे पूछा है कि कोटि और भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में ध्यान रखिएगा कि वाई अक्ष पॉजिटिव होता है और एक्स अक्ष निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें कि दोनों निगेटिव, यानी कि भुज और कोटि दोनों निगेटिव होता है।
और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में जाएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि x जो होता है पॉजिटिव और y जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इस तरीका से आप ध्यान रखेंगे। तो हमसे कहा है कि दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक कहाँ है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चल क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं ए 8,0 और बी -6,2 के बीच की दूरी क्या होगा? देखें दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमसे बीच की दूरी पूछा है, तो बीच की दूरी के लिए, अच्छा बीच की दूरी पूछा है मेरे भाई, हमसे ये नहीं पूछा है कि मिड पॉइंट, हमसे दूरी पूछा है, सॉरी माफ करें हमें। दूरी क्या होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बीच का दूरी हो गया। अब बीच का दूरी निकालना है तो कितना हो जाएगा? देखिए इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 और इसको y2 मानते हैं। तो क्या होगा? x1 8 है, x2 कितना है? 6 है। लेकिन यहाँ देखिए -6 है, तो माइनस हमें घटाना होगा, -6 घटाने हैं। और इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे सर होल स्क्वायर है, प्लस y1 कितना है? 0 है, और y2 कितना है? 2 है। तो ये हमें घटाने होंगे। यहाँ से बनेगा क्या? तो देखिए 8 और ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 8 प्लस 6 14 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया? तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे 4 होगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 196 4 कितना हो गया? रूट अंडर 200। 200 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 10√2 होगा। कितना होगा? 10√2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। देखिए एक्स अक्ष ये हमारा रहा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है, और कह रहा है कि वाई अक्ष ये रहा हमारा वाई अक्ष। ये कह रहा है कि दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु जहां पर है, तो ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑरिजिन, यानी ऑप्शन नंबर बी, या आप इसको बिंदु कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है बिंदुओं P 4, -5 और Q 8, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे? तो आपको मिड पॉइंट का लगाना होगा फॉर्मूला। तो देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु अगर निकालने हैं तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 होते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ से इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 हो गया, ये x2 हुआ, ये y2 हो गया। तो देखिए 4 + 8 कितना होता है? 4 + 8/2 हो गया। इसी तरीका से -5 और +7/2 हो गया। तो 8 है 4 12, और 12 का आधा हो गया। और यहाँ से देखिए 7 में से 5 जाएगा
तो 2 बचा 2/2, तो ये कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 6 और ये हो गया 1, तो 6:6, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु r -x, y की दूरी क्या है? मूल बिंदु से आपको बताना है। देखिए मूल बिंदु का अर्थ क्या हुआ कि जैसे ये हमारा x अक्ष और y अक्ष है, ठीक है, ये हमारा रहा x, ये रहा y। ये कह रहा -x है, इसका मतलब कि ये x डैश और ये y डैश हो गया। तो -x, तो -x ये रहा मान लेते हैं, और y तो ये रहा y। तो कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी बताना है, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो अगर हमें यहाँ पर दूरी बताना है तो हम क्या करें? तो देखिए हमें जगह चाहिए थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए देखिए क्या हम इस चीज को ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है, हमें x अक्ष पर जाना है तो माइनस में जाना है, तो ये वाला दूरी हो गया माइनस का x। y पर जाना है तो ये दूरी हो गया y, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये वाला दूरी हो गया y, ये हो गया y, और ये हो गया x, ये हो गया x, तो -x, y हो गया। और इसी का दूरी निकालना है तो ये वाली दूरी आपको चाहिए, ये दूरी चाहिए आपको, तो ये दूरी आपको पता करना है। देखिए जितना ये दूरी है वही दूरी ये है, इसका मतलब ये y है तो ये y हो गया। जितना ये दूरी है वही दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि y है तो ये माइनस का x हो गया। तो इसका हमें क्या करना है? हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये एक ट्रायंगल की तरह हो गया, ये क्या हो गया? एक ट्रायंगल, ये दूरी y है, ये -x है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर y स्क्वायर प्लस -x का स्क्वायर। और -x का स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आपको कहाँ दिख रहे हैं? रूट अंडर में। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमें सही आंसर लग रहा है। चल क्वेश्चन है यदि बिंदुएं 1,2, -5,6 तथा a,-2 संरेख है तो a बराबर क्या होगा? देखिए संरेख का फॉर्मूला आपको हम बहुत बार समझाए हैं और बताए गए हैं, तो अब हम डायरेक्ट लगाते हैं या फॉर्मूला लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। पहले तो ध्यान रखिएगा कि अगर संरेख है तो संरेख है तो ट्रायंगल 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उसका एरिया 0 के बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इसके फॉर्मूला होते हैं। और बराबर क्या है? तो 0 है। तो अब यहाँ पर रख देना है इसको, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर लेना है। 1/2, x कितना है? तो 1 है तो 1 रख लेते हैं। y2 कितना है? तो आप कहेंगे 6 है, तो 6 माइनस y3 कितना है? तो आप कहेंगे माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना है? तो आप कहेंगे सर माइनस का 5 है, तो -5 हो गया। y3 -2 है और माइनस y1, तो y1 2 है, प्लस x3 a है तो a हो गया। और यहाँ से कर लेते हैं क्या? तो y1 माइनस y2, y1 है 2 माइनस y2 क्या है? 6 है, तो ये 6 हो गया बराबर 0 हो गया। ये हमारा रहा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए 1/2, ये 6 व 2 8, तो 8 गुना 1 8 हो गया, माइनस ये देखिए माइनस का
2 माइनस का 2 -4 और ये माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये कितना हो गया माइनस का 4 में प्लस ए से गुना करेंगे तो माइनस का 4a बराबर हो गया 0। तो यहाँ से करेंगे तो ये पूरा टर्म इधर जाकर क्या होगा, तो 20 है 8, 28 माइनस 4a बराबर 0। तो यहाँ से 4a का वैल्यू कितना होगा 28 और 4 सत्ते कितना होता है 28, तो a का वैल्यू कितना है 7। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास करें। देखिए कह रहा है जैसे ये क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है x अक्ष, ये क्या है तो आप कहेंगे y अक्ष है। अब कह रहा है कि y बराबर 7 है। अब जैसे हम नामकरण कर लेते हैं, ये ठीक है, चल ऐसा हमने नामकरण किया। अब कह रहा है कि y बराबर 7 यानी कि y पर चली गई दूरी 7 हमें बताना है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7। तो 7 पर चली गई दूरी ये रहा, ये वाली दूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको रफ कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ताकि आपको दिखे। चल यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते हैं। कह रहा है कि y बराबर 7 का आलेख निम्न से किस बिंदु से होगा। अगर y पर 7 है तो x पर कितना होगा, तो आप कहेंगे x बराबर 0 है, यानी कि x पर चली गई दूरी है 0 है। तो x पर अगर चली गई दूरी 0 है तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो होगा, ये रेखा जो होगा, ये 7 से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा, 7 से होकर गुजरेगा। और ये दोनों लाइन जो होंगे वो पैरेलल होंगे, यानी कि ये x अक्ष के क्या होगा, तो कहेंगे कि समानांतर लाइन होगा। तो अब अगर यहाँ से हम देखें तो अगर इस पॉइंट को मिलाएं, इस पॉइंट को अगर मिलाएं तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट कितना होगा, तो आप कहेंगे 1,7 होगा, 1,7। अगर 2 से इसे मिलाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2,7। अगर 3 से मिलाएंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 3,7 होगा। इसी तरीका से अगर 4 से मिलाएंगे तो कहेंगे कि 4,7 होगा। यानी कि अभी भी ये लाइन क्या है, पैरेलल है और y अक्ष पर 7 ही चल रहा है। तो यहाँ से देखिए किससे 7 और 3, 7 और 3 हमें y पर चलना है मेरे भाई 7, यहाँ y पर कह रहा है 3 नहीं होगा। यहाँ y पर कह रहा है -6 नहीं होगा, y पर कह रहा है 1 नहीं चलना है। हमें y पर 7 ही चलना है। और 5 और 7 यहाँ x कुछ भी हो सकता है, यानी कि भुज बदल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोटि नहीं बदलना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि भुज बदलेगा लेकिन कोटि समान रहेगा। कोटि क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखो हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में किसी को नहीं पता। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएंगे किसी को नहीं पता। बस सब कोई कह रहे हैं कि हमारे पास से क्वेश्चन आएगा, मेरे पास से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इतनी बात ध्यान रखो, अपने आप पर भरोसा रखिए कि हमने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। बस आपका नैया पार है। क्वेश्चन है 65 नंबर, y अक्ष से बिंदु P यानी 4,6 की दूरी क्या होगा। देखिए ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, एक पॉइंट है 4 और 6, 4 और 6 है। तो ध्यान रखेंगे ये पॉजिटिव है, इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
कह रहा वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी हमें बताना है कि ये वाली दूरी कितनी है। तो देखिए ये वाली जो दूरी है यही दूरी ये है, और ये कितनी है तो आप कहेंगे 4। तो इसका मतलब कि हमारा उत्तर कितना होगा, 4 इकाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर चली गई जो दूरी होगा वही वाई अक्ष से दूरी कहलाएगा। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी वाई अक्ष से दूरी कहलाएगा। बात समझे। अगर यही में पूछा होता एक्स अक्ष से कितना दूरी है, तो एक्स अक्ष से रहता तो हम कहते 6, तब हमारा उत्तर क्या होता 6। यानी एक्स अक्ष से चलना होता तो हम यहाँ से देखते कि एक्स अक्ष से वाई पर कितना दूरी है, तो कितना हो जाता 6 हो जाता। बात समझे। चल, क्वेश्चन अपना है, बिंदु ए कॉमा बी और बी सी कॉमा डी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को डेल्टा अपॉन 1 लेमडा अपॉन 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप समझे कि जैसे ये कोई पॉइंट है, यह कोई दो पॉइंट है, ए है और ये बी है। इस दो पॉइंट को किसी पॉइंट के द्वारा काटा गया है, मिड में कहीं भी। ऐसा नहीं कि केवल बीच में है, बीच में रहता तो हम बीच वाली दूरी लगा देते हैं। ये कहीं भी काटा है हमें नहीं पता, लेकिन काटा गया है, अंत विभाजित किया गया है। अब यहाँ से अंत विभाजित कुछ भी हो सकता है, समझे। यहाँ पर अंत विभाजित हमने माना कि यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लेमडा है और ये कह रहा है कि 1 है। ये वाली दूरी कितनी है, ए कॉमा बी है, और ये वाली दूरी जो है सी कॉमा डी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इसका फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है, फॉर्मूला अगर याद रखें, अगर हम इसको कुछ देर के लिए हम एक्स और वाई मान लें, चलो कोई बात नहीं, इसी पे सॉल्व कराते हैं। तो लेमडा को हमें किसका बताना है, वाई का निर्देशांक बताना है। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। तो सबसे पहले लेमडा को गुना करेंगे y2 के साथ, लेमडा को गुना करेंगे y2 के साथ, तो लेमडा d हो जाएगा। 1 को गुना करेंगे y1 के साथ, तो 1 गुना b तो कितना हो गया, b हो गया। और फिर इन दोनों को जोड़ देना है, तो लेमडा प्लस 1 हो गया, और यही हमारा y निर्देशांक हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेमडा डी प्लस बी अपॉन लेमडा प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। अगर इसी के जगह पर आपको पूछा होता x का निर्देशांक, तो सबसे पहले लेमडा को c से गुना करते हैं, तो कितना हो जाता है c लेमडा प्लस 1 को गुना करते ए से, तो प्लस ए हो जाता, अपॉन लेमडा प्लस 1 हो जाता। तब ऑप्शन नंबर शायद हमारा बी आंसर होता। ठीक है। चल, क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक पी। देखिए कोई वृत्त है और वृत्त का व्यास है, ये रहा वृत्त और इसका ये व्यास रहा, तो ये P है और एक है हमारा Q। इसका निर्देशांक कह रहा है कि 8 कॉमा माइनस 6 है, और इसका कह रहा है कि माइनस 8 कॉमा 6 है। तो कह रहा है इसके केंद्र का निर्देशांक, केंद्र क्या होगा, यहाँ पर होगा, केंद्र यहाँ पर होगा। अब आपको पता है कि केंद्र से अगर हम परिधि पर कहीं भी रेखा खींचें, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, वो बराबर दूरी का होता है। यानी कि यहाँ से OP बराबर होगा ओ क्यू के, ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि ये हमारा मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु का क्या होता है, x1 प्लस x2। तो 8 प्लस माइनस 8 अपॉन क्या हो गया 2, और y2 के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए -6 और +6 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो -8 + 8 0, तो कट गया 0/2, 0 हो गया। और यहाँ -6 और +6 कटा तो 0/2 0, यानी कि इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का केंद्रक, एक त्रिभुज है, ये रहा एक त्रिभुज,
इस त्रिभुज का केंद्रक है, कह रहा है 4,0 है, और कह रहा है कि शीर्ष जो है 3,4, उसके दो शीर्ष दिए गए हैं 3,4 और 5,-6, दो शीर्ष दिया गया है। तो कह रहा है तीसरा शीर्ष क्या होगा? तीसरा शीर्ष मान लेते हैं कि x और y है। तीसरा शीर्ष को हम क्या मान लेंगे? x और y। तो कह रहा है कि तीसरा शीर्ष क्या है? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमें कुछ नहीं करना है। जब भी निकालना होगा सेंटर का, किसका? सेंट्रोइड का। अगर मान लेते हैं इसको a और b है, ठीक है, तो a बराबर ध्यान रखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और b बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फॉर्मूला हम आपको साथ साथ लिखते चल रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। चल, तो यहां से a के जगह पर क्या है? 4 है, तो 4 बराबर x1 कितना है? 3, x2 कितना है? 5, x3 कितना है? x मान लेते हैं, यही हमें निकालना। अपॉन कितना हो गया? 3 हो गया। तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 12, 12 बराबर कितना? 5 3 8, 8 प्लस x, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12 माइनस 8 बराबर 4, यानी कि x पर जो भी वैल्यू होगा 4 होगा। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? b का मान कितना है? 0 है, तो 4 माइनस 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, और प्लस क्या हो गया? y अपॉन 3, तो ये 3 हो गया यहाँ से। चलिए, तो ये 0 हो गया। 0 बराबर कितना हो गया? तो आप कहेंगे माइनस का ये कितना हो गया? 2 प्लस वाई, तो y बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमें x पर 4 चाहिए, y पर 2 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बात समझे? चल, आप लोग शेयर नहीं करते हैं मेरे भाई, आप शेयर अवश्य कीजिए वीडियो को। आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो अवश्य शेयर करें। कितना नंबर ये क्वेश्चन था? 68। चल, ये रहा 67। क्वेश्चन है बिंदु -5/2, किस पाद में स्थित होगा? ठीक है, यानी कि आपको चतुर्थांश बताना है। तो देखिए, ये x1 है, ये x है और ये y है। x में हमें चाहिए माइनस और y में चाहिए प्लस। तो देखिए, ये क्वाड्रेंट है, ये पूरा प्लस प्लस, ये क्या होता है? तो आप कहेंगे कि y में प्लस और x में माइनस, यहाँ पर x में माइनस, y में भी माइनस, और यहाँ पर क्या होगा? x प्लस और y माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि x में माइनस चाहिए, तो x माइनस कहाँ पर होता है? यहाँ पर ये वाली दूरी x माइनस, इसका मतलब है कि ये, और y प्लस प्लस ये है, इसका मतलब कि यहाँ पर होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है, सेकंड उत्तर लगाएंगे। चल, क्वेश्चन है x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। देखिए, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि पूछा गया है। कोटि यानी कि y अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी, तो y अक्ष पर कितना? जब x अक्ष पर कह रहा है तो y अक्ष पर 0 होगा, y अक्ष पर क्या होगा? 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ? चल, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, यदि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। समरूप का अर्थ मतलब है क्या होता है? कि जिनके रूप समान है, जिनके रूप समान है। साइड बराबर हो साइड क्या हो सकते हैं? अनुपात बराबर होगा साइड का।
एंगल बराबर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन एक जैसा नहीं, पूरा पूरा ऐसा नहीं कि इसमें आकर ये पूरा पूरा फिट हो जाए। तो समरूप ये हो गया, एक है ए बी सी और एक कह रहा है पी क्यू आर। इसका मतलब कि ए के समरूप पी है, यानी कि जो एंगल ए है वही एंगल पी है। बी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो एंगल बी है वही एंगल क्यू है। और इसी तरीका से अगर सी की बात की जाए तो जो एंगल सी है वही एंगल आर है। तो यहां से जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आप सिंपल सा क्या करना है आपको, तो एक जो पहले आएगा उसके बराबर कर देना है। ए 42 है तो ये 42 हो गया, तो ये भी कितना होगा 42 डिग्री होगा। क्यू 84 है, ये 84 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 84 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी जो है क्यू के बराबर है। तो कह रहा है कि सी एंगल कितना होगा, तो देखिए 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए है 42, बी है 84 और एंगल सी हमें पता करना है। तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री बराबर सी। तो सी कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर 54 डिग्री। कितना हो गया 54 डिग्री हो गया सी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आर भी कितना होगा, तो आप कहेंगे 54 डिग्री। चल क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये देखिए पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये एच का स्क्वायर बराबर है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? तो एंगल क्यू कहाँ होगा, एंगल क्यू ये रहा, देखिए एंगल क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो ये पी हो गया, ये आर हो गया। अब यहाँ से देखिए पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसका मतलब है कि क्यू जो होगा वो कितने डिग्री होंगे 90 डिग्री होंगे, क्यू 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन है हमारा कि यदि ट्रायंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ए डी परपेंडिकुलर बी सी, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बी सी, तो ए डी का स्क्वायर क्या होगा? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। पहले तो हम इसे थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। चल हम्म, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। कह रहा है कि AD जो है परपेंडिकुलर BC है, यानी AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है। तो ये रहा परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री और ये कितना हो गया D हो गया। तो कह रहा है AD स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए AD क्या है, हाइट है। AD क्या है, हाइट। और समबाहु त्रिभुज का अगर हम हाइट की बात करें, समबाहु त्रिभुज की अगर हाइट की बात करें तो हाइट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर √3/2 गुना भुजा होता है। √3/2 गुना क्या होता है, भुजा होता है। तो यहाँ से हम h बराबर कर सकते हैं, ए डी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे √3/2 और भुजा किसी को भी ले लीजिए। हमें बोला है AD जो है AD का स्क्वायर और उत्तर हमें दिया है DC में, इसका मतलब इस साइड को लिया गया, तो इस साइड। अब समबाहु त्रिभुज में सारे भुजा बराबर होते हैं, अब AB ले लीजिए या AC लीजिए या BC, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें दिया है DC के फॉर्म में, तो हम BC को लेते हैं, तो ये रहा हमारा BC। अब यहाँ से क्या होगा, हमसे स्क्वायर कहा है तो हम स्क्वायर करते हैं। हमसे कहा गया है कि स्क्वायर बताइए, तो ये रहा हमारा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर हुआ तो इसका क्या होगा, AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। BC का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर होगा। अब क्या हम BC के जगह पर हम लिख सकते हैं, देखो अगर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि BD लाइन और DC लाइन ये दोनों बराबर होगा, यानी कि BD बराबर DC होंगे। BD बराबर क्या होगा, DC होगा। या इसी को हम कह सकते हैं कि BD या DC जो है वो BC का आधा होगा। BC का क्या हो जाएगा, आधा। तो इतना अगर हम कह सकते हैं तो BC के जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं, BC के जगह पर हम लिख सकते हैं DC के फॉर्मेट में है। हमारा उत्तर किस में है, DC में। तो हम DC बटा 2 का क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। या एक थोड़ा सा और भी हमें ध्यान रखें कि क्या हम यहाँ से, हमें तो BC का वैल्यू रखना है ना, हमें किसका वैल्यू रखना है, BC का रखना है। तो BC को हम लिख सकते हैं क्या, BC जो होगा वो लिख सकते हैं कि 2 गुना BD होगा या 2 गुना CD होगा। यह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2DC, और इसका क्या है, स्क्वायर है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये क्या है, DC का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 3DC स्क्वायर। तो हमारा इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, 3DC स्क्वायर या 3CD स्क्वायर। बात समझे। ये अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये शायद बन सकता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ कोई बात नहीं। क्या पता ये बनकर आ जाए आपके शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में। चल, क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं, एक ट्रायंगल है, ये रहा एक ट्रायंगल। कह रहा है कि इसमें ABC है, A, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। बड़ा बनाने के लिए हमें फिर थोड़ी सी कारीगरी करनी होगी। चल, एक ट्रायंगल है ABC, कह रहा है कि D और E क्रमशः AB पर, D जो है AB पर है, तो AB पर हमने ये D बनाया है, AB पर ये हमने D बनाया पॉइंट, और कह रहा है कि E जो है AC पर है, तो E हम बना लेते हैं AC पर। कह रहा है कि इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या आपको ये कलर दिख रहे हैं, चलो दिख रहे हैं बट कम, तो दूसरा हम कलम ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। तो कह रहा है कि AD 4 है, AD 4 है और DB 5 है, DB 5 हो गए। कह रहा है कि AC जो है 18 है, AC 18 है, ठीक है। तो कह रहा है AE का मान क्या होगा, AE का वैल्यू क्या होगा। अब समझे मेरे भाई, यहाँ से देखो, हमने थेल्स थ्योरम का एक प्रमेय आपको पढ़ाया कि AD अपॉन AB बराबर होगा AE अपॉन AC के। क्या आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD अगर 4 है तो AE भी कितना होगा, 4 अनुपात में होगा, यानी कि 4 होगा। AC की AB कितना है, जितना AB उतना ही AC है, यानी AB जो है 5 + 4 9 है। इसका मतलब है कि 9 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 18 दिया गया है। 9 का वैल्यू 18 दिया है, तो 9 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना। तो हमें AE निकालना है, तो AE यानी 4 का कितना गुना चाहिए, 2 गुना।
तो 4 का 2 गुना कितना होता है? 8 होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, 8। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया मेरे भाई तो आप वीडियो को रिपीट करके अवश्य देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। चल, क्वेश्चन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको हम कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो, तो ये 90 डिग्री। और बचे हुए दो कोण जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होगा, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए हो जाएगा। तो कह रहा है न्यून कोण की माप क्या होगा? अब ये दोनों कोणों का, अगर एक कोण 90 है तो दो कोणों का बचा हुआ एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 और 10 सेंटीमीटर तो उनके क्षेत्रफल। हमने ये कईयों बार आपको बताया है कि जब भी ऊंचाई दिया रहे तो ध्यान रखना है कि एरिया पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है। एरिया पूछे तो क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100। तो इसका आंसर क्या हो गया? 49/100। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है अपना 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक क्या है? तो कहा जा रहा है कि एक वृत्त है और इस पर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और कह रहा है कि दो समानांतर स्पर्श रेखा है। ये रहा एक स्पर्श रेखा और एक ये रहा स्पर्श रेखा। तो कह रहा है इनके बीच की दूरी, देखो मेरे भाई ये सेंटर है। त्रिज्या कितना है? तो आप कहोगे कि 4.5 है, तो ये रहा 4.5। और एक और त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या कितना हो गया? तो आप कहेंगे ये भी 4.5। तो टोटल इन दोनों के बीच कितना हो गया? 4.5 प्लस 4.5 यानी कि 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखें, ये ये क्या है? एक सर्कल है, हमने एक पॉइंट बनाया। अब इस पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से अगर देखा जाए तो एक स्पर्श रेखा ये खींचा जा सकता, एक स्पर्श रेखा ये खींचा जा सकता, एक स्पर्श रेखा ये खींचा जा सकता। यानी कि टोटल दो स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं एक बिंदु से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मजा आ रहा है आप लोग को? बोलिए, मजा आ रहे हैं? आपको छोटे-छोटे कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया, आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ेंगे और प्रेशर बढ़ेगा तो आप भयभीत भी होंगे, समझे? तो भयभीत नहीं होना है, आप आराम से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और मॉक टेस्ट लगाते रहें, तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। चल, क्वेश्चन है यदि O केंद्र वाले वृत्त पर O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो ये हमने O केंद्र वाला एक वृत्त बनाया, ये रहा। कह रहा है इस पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB यानी कि P पॉइंट बाहर है और इस पे एक स्पर्श रेखा ये रहा और एक स्पर्श रेखा ये रहा। तो ये PA हो गया और ये PB हो गया। तो कह रहा है कि इस प्रकार है कि APB 50 डिग्री है। APB ये 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री हो गया। तो कह रहा है AOB बताना है आपको, यानी कि AO और ये रहा B, यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम अगर किसी भी स्पर्श रेखा पर अगर सेंटर से अगर हम एक रेडियस डालते हैं, ठीक है? तो ये हमेशा रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। इसी तरीका से ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब आपको पता है यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, यानी यहाँ पर एक क्या बन रहा है? तो आप कहेंगे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। यानी इस तरीका से आपको एक चतुर्भुज बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे।
जिसमें दो कोण तो 90 डिग्री है, दो कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, एक कोण 50 डिग्री है, एक कोण कितना है, 50 डिग्री है। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है और अब जानते हैं कि एक चतुर्भुज में टोटल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 90 ये 90 ये 180 निपट गया, ये बचा 50, यानी कि अब 180 में से 50 ये है तो बचा हुआ कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 130 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई, 130 डिग्री होगा। आपको कुछ नहीं करना था, केवल 180 में से 50 डिग्री कम कर देने थे, तो कितना हो गया, 130 डिग्री। और इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। इसको अच्छे ढंग से आप कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी 30 डिग्री, ए ओ बी ये 30 डिग्री है, तो कह रहा है ओ बी ए का मान क्या होगा। ओ बी ए यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछे गए हैं कितना होगा। देखिए ये हमारा क्या है, सेंटर है, सेंटर से अगर ये देखें तो परिधि पर जो लाइन खींची गई है ये रेडियस है, आर है। और इसी तरीका से ये वाला भी परिधि पर लाइन है तो ये भी क्या है हमारा, रेडियस है, यानी कि दोनों का दोना रेडियस है। तो अगर ये भी ये वाला साइड, अब किसी भी ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा, जो ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ये साइड आर, ये साइड आर और ये रहा 30 डिग्री। अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर, इसका मतलब कि ये वाला एंगल थीटा होगा तो इसके सामने का भी एंगल ये थीटा ही होगा। अगर ये 30 डिग्री, एक ट्रायंगल में टोटल सम कितना होता है, तो आप कहेंगे 180। अगर ये 30 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो आप ऐसे लिख लें 2 थीटा। चलो थोड़ा सा और हम बढ़ जाते हैं, थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2 थीटा बराबर कितना होगा, 30 इधर जाएगा तो 150, 180 में से 30 गया तो 150, 2 से ये गया कितने बार में, 75 बार में। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 75 डिग्री। और हमसे बी का मान पूछा था तो बी कितना आ गया, 75 डिग्री। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे। चल क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, देखिए एक क्या है, तो एक वृत्त है और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर का दूर, ये सेंटर है, इससे 17 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने माना। और कितना दूर है, तो आप कहेंगे सर 17 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है तो ये रहा स्पर्श रेखा। ये रहा स्पर्श रेखा और कह रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये रहा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अभी अभी हमने कहा कि अगर सेंटर से स्पर्श रेखा पर लाइन खींची जाए तो ये 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा, ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री कहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर है और ये 8 है और ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको कहेंगे कि 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। सॉरी मेरे भाई, ये हमारा कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 90 डिग्री के सामने ये 17 डिग्री है, 90 डिग्री। चल फिर से देख, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये वृत्त है, ये हमारा बाह्य बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा था, ये हमारा पॉइंट था, ये हमारा 8 सेंटीमीटर था, ये 17 सेंटीमीटर और ये हमारा 90 डिग्री। तो 90 के सामने में कितना है, 17 डिग्री। एक साइड 8 है तो अगला साइड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये वाला साइड 17 का स्क्वायर
-8 का स्क्वायर होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो 8, 15, 17 हमने आपको कितनी बार बताया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है अपना, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब घन का विकर्ण क्या होता है? घन की अगर विकर्ण की बात की जाए तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, और ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर 5√3 के बराबर है। √3 से √3 गया तो भुजा कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि सर 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का 6 गुना कितना होता है? 150 होता है। तो ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, यानी कि जो आर है वही हमारा ऊंचाई है, ये दोनों क्या है? बराबर कहा गया, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखिए, बेलन का जो आयतन होता है तो कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु की अगर आयतन की बात की जाए तो शंकु की आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और दोनों का जो त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या बचा? 1, और यहाँ से क्या बचा? 1/3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3:1 हो जाएगा। 3:1, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। कह रहा है कि सुराही का संयोजन है क्या? गोला तथा बेलन, दो अर्धगोले, बेलन तथा शंकु, अर्धगोला तथा बेलन है। सुराही, सुराही आपने देखा है सुराही कैसा होता है? तो देखिए, सुराही जो होते हैं सब, अरे यार मुझे परेशान क्यों किए हो? चल, देखिए, ये एक ऐसा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होता है? ये इस तरीका से होता है, ये होता है सुराही। एक होता है घड़ा, एक होता है घड़ा। घड़ा मेरे भाई देखो, ये घड़ा कैसा होता है? घड़ा की बात की जाए तो घड़ा आपका इस तरीका से होता है, इस तरीका से घड़ा होता है, ठीक है। इसको हम घड़ा बोलते हैं और इसको सुराही बोलते हैं। तो सुराही और घड़ा में अंतर है, ठीक है। देखो, सुराही क्या होता है? आपको नीचे वाला भाग कैसा दिख रहा है? एक गोला की तरह दिख रहा है, और ऊपर वाला भाग आप अगर देखें तो ये एक बेलन की तरह है। ये कैसा है? तो आप कहेंगे सर एक बेलन की तरह है। तो सुराही जो होता है गोला और बेलन का संयोजन होता है, गोला और बेलन का एक संयोजन होता है। बात समझे? क्वेश्चन है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि अगर एक घड़ी एक चक्कर अगर पूरा लगाता है तो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे की दूरी तय करता है। एक चक्कर में 1 घंटे की दूरी तय कर लेता है, यानी 60 मिनट चलता है। तो 60 मिनट चला, कितना मिनट चला? 60 मिनट चला है। और जब एक चक्कर पूरा लगाता है मेरे भाई तो उसको हम कहते हैं कि 360 डिग्री घूमा है। कितना डिग्री घूमा? 360 डिग्री घूमा। तो अगर 1 मिनट अगर वो चले तो कितना डिग्री लगाएगा? तो आप कहेंगे 360 बट्टा 60 डिग्री लगाएगा। हमें चलना है 45 मिनट, तो 45 मिनट अगर हम चले तो 45 मिनट में कितना डिग्री? तो 360 बट्टा 60 और गुना 45 हो गया।
तो 60 से ये कितने बार जाएगा, 6 बार। 45 का 6 गुना कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 270 डिग्री होता है। तो ये 270 डिग्री का कोण बना लेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। देखिए एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, ये रहा अर्धवृत्त, और कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या जो है ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो, क्योंकि ये एक वृत्त का क्या होता है, आधा हिस्सा होता है। और वृत्त का अगर आधा हिस्सा है तो सेंटर से डाल रहे हैं तो ये रेडियस, यानी कि ये अगर रेडियस है तो ये भी क्या होगा, रेडियस। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। हमें परिमिति बताना है तो ध्यान रखना है कि ये वाली दूरी चलेगा, तो ये कितना हो गया, आधा परिधि चला। पूरा चलते हैं तो 2 पाई आर, आधा चलेंगे तो पाई आर, आधा चलेंगे तो पाई आर। और ये वाला भी दूरी हमें चलना होगा, तो ये दूरी कितना है, 10 प्लस 10 तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब ये देखिए कि 20 कहाँ पर मैच कर रहा है, कहाँ पर है, तो कह रहा है कि पाई प्लस, क्या ये देखिए तो है, तो 10 पाई अब प्लस 20। हमें 10 पाई नहीं चाहिए मेरे भाई। अच्छा यहाँ पर देखिए आर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10, तो पाई गुना कितना हो गया, 10, और प्लस कितना हो गया, 20। तो ऐसा फॉर्मेट हमें कहीं दिख रहा है, देखिए 10 पाई प्लस 10 नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 है, ये 10 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 10 पाई और 10 का डबल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चल। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। देखो एक गोला है, गोला में जितना, गोला का जितना आयतन होगा उतना ही हवा विस्थापित करेगा, यानी उतना ही हवा बाहर निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जितना हवा उसमें भरे हैं, हवा का आयतन और गोला का आयतन बराबर है। तो गोला द्वारा विस्थापित कह रहा है, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का अगर आयतन की बात करें तो गोले का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही आयतन होता है। तो 4/3, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 सेंटीमीटर। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या कितना हो गया, 3 हो गया। पाई है तो पाई, देखो हर जगह पाई छोड़ दिया है तो छोड़ दे रहे हैं। 3 का क्यूब तो 3 गुना 3 गुना 3 लिख देते हैं, एक 3 से एक 3 गया, तो 3 का 3 गुना 9, 9 का 4 गुना 36, तो 36 हो गया। और पाई तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब कहाँ दिख रहा है, तो 36 पाई घन सेंटीमीटर, ये रहा। गलती मत लगाना है, 36 घन सेंटीमीटर नहीं, पाई था तो पाई के साथ चलेंगे। क्वेश्चन है पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा डिग्री के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपको हमने ये सिखलाया भी है कि कैसे आपको इसको टैकल करना है। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, तो त्रिज्या के द्वारा बना खंड, तो ये त्रिज्य खंड ये थीटा है। अगर हम एक बात करें कि पूरा एंगल अगर चले तो 360 डिग्री चलेंगे, तो 360 डिग्री में हम टोटल कितना क्षेत्रफल तय करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर पी दिया है तो पाई पी स्क्वायर हम क्षेत्रफल तय करेंगे। अगर एक हमें तय करना हो 1 डिग्री तो कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर पाई पी स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री करेंगे। हमें थीटा तय करना है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पाई पी स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि हम चाहते तो इसको शॉर्ट में भी समझा सकते थे, बट उसका कोई फर्क आप पर नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपको बनाना हम सिखला रहे हैं, रटना नहीं सिखला रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है।
3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर दिया है? तो आप कहेंगे कि 462 के बराबर दिया गया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 पाई का मान 22/7 होता है। हमें त्रिज्या ही निकालना है, तो आइए आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 462 हो गया। 22 से कितने बार जाएगा? तो 22 का डबल 44 होता है और 22 से कम 22 होता है। 3 से ये कितने बार जाएगा? तो 7 बार जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 7 गुना 7। तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चल, क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी? अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, बराबर 81 रूट कितना हो गया? 3 हो गया। √3 से √3 गया, तो ए का ए स्क्वायर कितना हो गया? तो आप कहेंगे 81 गुना 4 हो गया। 4 भागा में था, उधर जाकर गुना में हो गया। तो ए का वैल्यू क्या हो गया? √81 गुना 4। 81 का अंडर रूट 9 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 9 का डबल कितना होगा? 18। तो 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझे? चल, 91 नंबर क्वेश्चन है, 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? देखिए, एक पासे में अगर देखा जाए तो एक पासे में 6 अंक निर्दिष्ट होते हैं। यानी एक जो पासा होता है उस पर 6 अंक तक, यानी 1 2 3 4 5 6 6 सतह होते हैं, तो 6 संख्याएं आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन 3 पासे हैं, तो अगर 3 पासे हैं तो इसका मतलब है कि इसका पावर 3 हो जाएगा। तो कुल परिणाम अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझी? चल, क्वेश्चन है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होगी। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर घटना घटित हो रहा है तो वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और घटना घटेगा तो वो घटना किससे छोटा होगा? तो आप कहेंगे 1 से, यानी कि मिनिमम घटना हो सकता है 0, मिनिमम हो सकता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है 1। यानी कि इससे ना तो 0 से कम होगा और ना ही 1 से ज़्यादा घटना का प्रायिकता हो सकता है। तो हमसे कहा है कि कोई भी घटना नहीं घटा है, तो जब घटना ही नहीं घटा है इसका मतलब कि 0 घटना है। क्या है? 0 घटना है। क्वेश्चन है, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, अगर एक पासा फेंका जा रहा है तो पासा फेंका जाएगा तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या 6 आ सकते हैं। यही 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है जब आप पासे को फेंकेंगे। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या चाहिए। क्या चाहिए? अभाज्य संख्या। टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं? तो 6 परिणाम हो सकता है। और हमें कहा है कि अभाज्य संख्या चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे कि अभाज्य संख्या किसको लेंगे? कि वो 3 को ले लेंगे, 5 को ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो आपका एक प्राइम नंबर भी होता है। तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं अभाज्य संख्या के। तो 3 बटा कितना हो गया? 6। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया? 1/2। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसको आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा के आएंगे, आपका गलत हो जाएगा। तो थोड़ी-थोड़ी आपको बारीकियां समझना होगा मेरे भाई। क्वेश्चन है आपका कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गद्दी में एक पत्ता या रिश्ता निकाला गया है। इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता क्या होगा? देखो, टोटल 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52।
इसमें 4 खंड होते हैं, 4 खंड होता है। एक तो होता है लाल, इसको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं। देखिए 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में 2 तरह के पत्ते पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है लाल पत्ता, एक पाया जाता है लाल पत्ता और एक पाया जाता है आपका काला पत्ता। लाल और काला पाए जाते हैं। अब इस लाल पत्ते के भी 2 हिस्सा होते हैं। लाल पत्ते के भी 2 हिस्सा होते हैं। कौन-कौन सी? लाल के में 2 हिस्सा। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं लाल पान, लाल पान, और एक कहते हैं लाल ठिकरी, लाल ठिकरी कहते हैं। बात समझे? इसी तरीका से काला पान की भी अगर हम बात करें, काला में भी तो काला के भी 2 हिस्सा। एक तो काला पान और एक होता है काला ठिकरी होता है, काला ठिकरी होता है। बात समझे? और सबके पास बराबर-बराबर फंक्शन होते हैं, यानी कि इसके पास भी इक्का, नहला, दहला, आपका राजा, रानी, गुलाम सब होता है। इसके पास भी ये सारे चीज़ होते हैं। तो कह रहा हमसे कि काला रंग की रानी होना चाहिए। देखो, काला रंग का रानी, एक रानी तो यहाँ पर होगी और एक रानी यहाँ पर होगी, तो रानियों की संख्या तो 2 होगी। कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 2 हो सकता है, यानी घटना घटित होने का संभावना 2 है। और कुल घटना कितने हैं? तो आप कहेंगे 52 है, तो 2 बटा कितना हो गया मेरे भाई? 52। तो कितना हो गया? 1/26। कितना हो गया? 1/26। तो इसका सही आंसर कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/26। इस क्वेश्चन को हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व करवाया भी है। क्वेश्चन है, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी। शीर्ष कहने का अर्थ है कि आपको एक भी हेड नहीं चाहिए, हेड नहीं चाहिए। अगर 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या-क्या आ सकता है? हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, या कह सकते हैं कि एक बार हेड और एक बार टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है। यही 4 प्रायिकता हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो है 4 है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं? 4 हैं। और इसमें से कह रहा है कि हेड नहीं आना चाहिए, तो हेड यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया और यहाँ पर आया है। 3 जगह हेड आया है, तो एक जगह हेड नहीं आया है, इसका मतलब कि 1/4 क्या होगा? 1/4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। च क्वेश्चन है 23, 20, 22, 37, 24, 23, 19, 22, 17, 23 का बहुलक क्या है? देखिए, बहुलक हम किसको कहते हैं? जो बहुत बार आया है, यानी जो बार-बार आया है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो जो जितना अधिक बार आएगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार चलें, 19, 19 कितनी बार दिख रहा है? तो हमें केवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी 1 बार आया है। 23 की अगर बात करें तो 1, 2, 3, यानी 23 जो है 3 बार, 19 1 बार आया है। 22 कितनी बार है? तो 1, 2, 22 2 बार आया है। 37, 37 कितनी बार है? 1 बार है। तो 37 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? तो आप कहेंगे सर 23 आया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 5 आंकड़ों x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 तथा x प्लस 4 का माध्य 14 है, तो x का माध्य का मतलब होता है औसत, और औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है, यानी कि परिणामों का योग बटा कुल परिणाम। तो सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 परिणाम है तो 5 हो गया, बराबर
कितना हो गया 14 बराबर 14, 14 पंचे कितना होता है 70, तो ये 70 हो गया बराबर 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 2 3 3 6 और 4 10, तो 10 हो गया। तो यहाँ से 5x बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 70 में से 10 जाएगा तो 60 होगा, तो 5 से ये कितने बार जाएगा 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 12। हम इसको तेजी से इस वजह से करा रहे हैं मेरे भाई कि ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व करवाया है, ठीक है। चल लिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहने का मतलब है कि जिसके आधार पर हम किसी चीज का मापन करते हैं, ठीक है। जैसे माध्य, माध्य क्या है औसत है, बहुलक यानी जो बहुत बार आ रहा है, माध्यिका, तो ये सारे में परिसर जो होता है वो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन के लिए नहीं होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन के लिए नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चल चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका हम कब निकालते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाकर, यानी कि छोटे से बड़े अंकों को सजाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि बीच में कौन आ रहा है, तो उससे हम माध्यिका निकालते हैं। तो 8 अभाज्य संख्या निकालना, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7, 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, 11, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, फिर 19 होता है। क्या देखिए तो 8 हो गए, 3 2 5 और 3 8 हो गया। अब यहाँ देखिए कि बीच में कौन पड़ रहा है, तो देखिए बीच में अगर देखा जाए तो 3 इधर ले लेते हैं और 3 इधर ले लेते हैं, तो बीच में बचा 7 और 11, तो इसका औसत ले लीजिए। 7 प्लस 11 का क्या लेना है औसत लेना है, तो 11 7 कितना होता है 18, और 18 का आधा कितना होता है 9, तो इसका सही आंसर क्या होगा 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आज के सेट का आपका मॉडल पेपर ये ऑब्जेक्टिव समाप्त हो रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का। निम्नलिखित वितरण के लिए कह रहा है कि बहुलक वर्ग का उच्च सीमा, बहुलक वर्ग किसको कहते हैं जो बहुत बार आया है, तो देखिए यहाँ पर 8 बार आया, यानी 0 और 10 के बीच में कोई संख्या जो है वो 8 टाइम्स आया है, 10 और 20 की संख्या कोई 12 टाइम्स आया है, 20 और 30 के बीच 20 टाइम्स आया है, 30 और 40 के बीच 6 टाइम्स आया है, और 40 और 50 के बीच में 4 टाइम्स आए हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स कौन सा आया है, तो 20 और 30 के बीच वाले अंक। तो कह रहा है कि इसका उच्च सीमा ये 20 और 30 में, तो 20 हमारा निम्न सीमा है, 20 क्या है निम्न सीमा है, और 30 क्या है तो आप कहेंगे उच्च सीमा है। तो हमसे यही पूछा था, तो उच्च सीमा कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी 30 हो गया। बात समझे, तो ये हमारा क्या था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब ये जितने सारे क्वेश्चन हैं हमारे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, उसके बाद है कि संख्या 12 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। उसके बाद है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर 135 225 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। द्विघात बहुपद 6y² - 3 - 7y के शून्यकों को ज्ञात करें। तो अब हमारा ये आपका शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आया जो आपको लिखित रूप में बनाने होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व करेंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर व्हाट्सएप है, आप केवल लिख कर भेज दीजिएगा कि पीडीएफ साइंस या मैथ, जिस चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर वहाँ पर व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिएगा कि सर हमें इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है। चल
तो फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा है, आपके लिए हमने ऐसे-ऐसे क्वेश्चन भी उठा कर ला रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, बार-बार रिपीट हुआ है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का हम सेट तैयार कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आपका लॉन्ग टर्म क्वेश्चन हो या शॉर्ट टर्म क्वेश्चन हो, ये सारे चीज़ का आपको हम प्रैक्टिस करवाएँगे, ठीक है? सिद्ध करने वाले सारे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, उसको 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे करके आपको और भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएँगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस क्वेश्चन का आपने इसका प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आ सकें।